गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको व्याकरण खंड से 8, 20 और 21 जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार लेखन और परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य के विषय में कुछ परिचय देने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ ये क्या चीज़ होती है। देखो, सबसे पहले आज की इस व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला विषय है इसका रिपोर्ट लिखना। देखिए, रिपोर्ट लिखना क्या होता है। कोई प्रोग्राम होता है, मान लो आपकी परीक्षा हुई, तो परीक्षा हुई तो परीक्षा के दरमियान शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या घटनाएं घटी, किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, इस सब के बाद हर दिन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन कहलाता है। हिंदी में इसको प्रतिवेदन बोलते हैं और अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। अब जैसे गणेश उत्सव, आपके विद्यालय में गणेश उत्सव मनाएगा, कैसे मनाएगा, पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक क्या क्या होगा, इन सब के बारे में एक एक पल के बारे में सारी घटना का विवरण करना, देना, लिखना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। मतलब पहले दिन क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया, टीचर ने क्या, पंडित ने क्या किया, पूजा कैसे हुई, प्रसाद वितरण कैसे हुआ, उसके बाद कुछ प्रोग्राम हुए, उस सब के बारे में। तो इस सब के बारे में जानकारी एक एक अक्षर में उसको लिखना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। आए दिन हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए लोगों में रुचि बनी रहती है। यही रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। रिपोर्ट ही समाचार लेखन का आधार है। प्राय छपने वाली सामग्री का उपयोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, हस्तलिखित बिलों आदि में होता है। अन्य प्रकार के लेखन से रिपोर्ट इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह सच्चा विवरण होता है। अब आप किसी घटना का, उत्सव का वर्णन लिख रहे हैं। घटना, कोई घटना, मान लो जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो वो सबसे पहले क्या हुआ, किस कारण हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इस समय क्या हालात है, शुरू से आखिरी तक पूरी घटना का वर्णन करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। उत्सव, जैसे अभी हमने आपको गणेश उत्सव के बारे में बताया, उसके बाद हम आपको दशहरे के बारे में बता रहे हैं। दशहरा उत्सव में आप क्या क्या देखते हैं, दशहरा के 10 दिन पहले क्या होता है, दशहरे का दिन क्या होता है आदि का संपूर्ण विवरण रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। तो किसी घटना का या किसी उत्सव का विवरण, वर्णन, ये रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है और इसमें वास्तविक प्रासंगिक बातों की ही जानकारी दी जाती है। अपनी रुचि के अनुसार पसंद नापसंद का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। रिपोर्ट राइटिंग में महत्वपूर्ण बातें हैं। रिपोर्ट राइटिंग सदा प्रत्यक्ष कथन के रूप में होती है। सामने हम जो देख रहे हैं, सामने जो हो रहा है, उसके बारे में लिखते जाना, यानी पूरी चीज़ सही है, सत्य है। विषय विशेष पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी उसी के शब्दों को उद्धृत करना हो तभी ऐसा करें तथा उसे सामान्य विवरण में रखें। रिपोर्ट सदा कर्मवाच्य में लिखी जाती है। रिपोर्ट लेखन का महत्वपूर्ण विषय है कि वो कर्मवाच्य में लिखी जाती है। मैं, मेरा, मुझे का प्रयोग ना करें। इसमें मैं, मेरा वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में आवश्यक हो तो सूत्रों से ज्ञात हुआ है, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। संवाददाता ने बताया है, कहा जा सकता है कि ये शब्द का प्रयोग रिपोर्ट राइटिंग में किया जा सकता है। फिर से रिपोर्ट राइटिंग में आवश्यकता के अनुसार सूत्रों से ज्ञात हुआ है,
संवाददाता ने बताया है, कहा जाता है कि आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। सीधे विषय के बारे में ही प्रारंभ करें। रिपोर्ट राइटिंग में सीधे विषय के बारे में ही बात आरंभ की जा सकती है। बड़ी भूमिका की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। भाषा तथ्यपूर्ण, स्पष्ट, सीधी, रस अलंकार आदि सजावट से थोड़ा दूर ही रहे। श्री, जी, आदरणीय, परम पूज्य ऐसी विशेषण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। श्री, जी, आदरणीय, परम पूज्य आदि शब्दों का रिपोर्ट राइटिंग में प्रयोग नहीं किया जाता। श्री और जी यदि किसी के नाम का अंश हो तो तभी लिखे जाएंगे। जैसे श्रीधर, किसी का नाम श्रीधर से अगर आरंभ होता है तो श्रीधर तो लिखना ही पड़ेगा ना। लालजी टंडन, उसका नाम ही जी बीच में आ रहा है तो उसमें तो कोई हटाया नहीं जा सकता ना। तो लालजी टंडन आदि आपको बोलना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। जहाँ आवश्यक हो वहाँ फोटो या आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न की जा सकती है। रिपोर्ट राइटिंग में जरूरी कहीं फ़ोटो लगाना जरूरी हो तो वहाँ पर फ़ोटो भी लगाया जा सकती है। और यदि उसका जेरॉक्स कॉपी भी लगाना हो तो भी लगाई जा सकती है, फ़ोटो कॉपी भी लगाई जा सकती है। तो आपकी किताब में पेज नंबर 216 में एक रिपोर्ट है, राज्य के शिक्षकों की हड़ताल समाप्त, ये शीर्षक है और इसका ये रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट का नमूना हम आपको बता रहे हैं। शीर्षक है राज्य के शिक्षकों की हड़ताल समाप्त। ये रिपोर्ट राइटिंग का शीर्षक है। रिपोर्ट लेखक हैं संतोष कुमार वीणा, स्थान है जयपुर और दिनांक है सितंबर 2, 2020। अब रिपोर्ट कैसे लिखते हैं सुनो। आगामी शिक्षक दिवस 5 सितंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया है। विधान भवन में शिक्षा मंत्री और शिक्षक कल्याण संगठन प्रतिनिधियों के बीच 4 घंटे चली बातचीत के बाद इसकी घोषणा की गई। विवाद के बहुत से बिंदु सुलझा लिए गए हैं। कुछ बिंदु एक विशेषज्ञ समिति को सौंपे जाएंगे जिसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी होंगे और 1 मास में समिति की संस्तुतियों का निर्णय होगा। शिक्षा मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि अब शिक्षक और अधिक उत्साह से काम करेंगे। राज्य के शिक्षक संगठन के सदस्यों ने सरकार के आश्वासनों पर विश्वास जताया है और आशा व्यक्त की है कि ऐसे अवसर आगे नहीं आएंगे। राज्य के अन्य स्थानों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार समझौते पर संतोष व्यक्त किया गया है। अभिभावकों का कहना है कि अनिश्चितता के साथ साथ उनकी चिंता भी दूर हो गई है। प्रेस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री और शिक्षक संगठन के पदाधिकारी और इसको हस्ताक्षर के साथ, चित्र के साथ छापा जा सकता है, न्यूज़पेपर में छापा जा सकता है। तो ये है रिपोर्ट राइटिंग का एक नमूना। अब हम आपको बता दें दूसरा प्रेस विकल्प, ये हो गया। दूसरा बता दें प्रेस, ये क्या है? प्रेस नोट बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रेस नोट। देखिए, रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्ति में मूल अंतर यह है कि रिपोर्ट प्राय कोई संवाददाता लिखता है जो कि किसी समाचार संस्थान का कर्मचारी होता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी रिपोर्ट लिखकर सीधे भेज सकता है। जैसे हम चाहे रिपोर्ट अपने वार्ड में हमने कैसे गणेश उत्सव मनाया, उसका यदि हम रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो लिखकर न्यूज़पेपर को भेज सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति किसी संस्था, किसी संवाददाता
या महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। प्रेस विज्ञप्ति जो है वो किसी संस्था के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा ही की जा सकती है और समाचार कार्यालयों को भेजी जाती है। यह संवाददाताओं को दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति तो उपयुक्त रिपोर्ट के प्रमुख गतिविधियों पर एक प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार। कैसे प्रेस विज्ञप्ति कैसी होती है उसका एक नमूना पेज नंबर 217 ग्रामर बुक में 217 में दिया है। देखिए, हम उसको पढ़ के बता रहे हैं। सबसे पहला प्रेषक संस्था जिसने भेजा है राजस्थान शिक्षक कल्याण संगठन जयपुर। दूसरा है विज्ञप्ति देने वाला अधिकारी संतोष कुमार मीणा अध्यक्ष। उसके बाद दिनांक 3 सितंबर 2020। प्रेस विज्ञप्ति क्या है सुनो। आज विधान भवन जयपुर में माननीय शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तथा शिक्षण कल्याण संगठन के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन के इस विमर्श दल का नेतृत्व अध्यक्ष श्री विनोद गर्ग ने किया। शिक्षकों की अधिकांश मांगें सरकार द्वारा मान ली गई हैं। कुछ मांगों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन होगा जो 1 महीने में निर्णय लेगी। फलस्वरूप संगठन के आगामी 5 सितंबर से प्रभावित हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया है। शिक्षक कल्याण संगठन सभी शिक्षकों द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना करता है। हस्ताक्षर महेंद्र सिंह नाम। तो ये है प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट का एक नमूना। अब तीसरा है समाचार लेख। अब समाचार लेख न्यूज राइटिंग। अब समाचार पत्र देखें। अच्छा, कई प्रकार है हमारे देश में, कई प्रकार के समाचार पत्र। कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन समाचार पत्र हैं। तो समाचार पत्र न्यूज़ राइटिंग क्या होता है देखो। एक ही घटना पर पत्रकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट संगठन के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप आपने समझ लिया। इन दोनों के आधार पर अंततः समाचार इस प्रकार लिखा जाएगा। समाचार शीर्षक शिक्षकों की हड़ताल टली। समाचार की तिथि जयपुर सितंबर 2020। अब विवरण बता रहे हैं क्या समाचार है। राज्यों के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता शिक्षकों की हड़ताल टलने से दूर हो गई। अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षकों द्वारा आगामी 5 सितंबर से राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया गया था, जिससे जनता में अत्यंत व्याकुलता थी और सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। आज जयपुर में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और दोनों पक्षों ने दावा किया कि अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और ये शेष एक विशेषज्ञ समिति को सौंप दी जाए। तो ये है समाचार राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग। आवश्यक नहीं कि रिपोर्ट तथा समाचार पत्र प्रेस के लिए ही लिखते हूँ। अपने विद्यालय की पत्रिका या वाल मैगजीन के लिए यह समाचार लिखा जा सकता है। जैसे देखो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उनको पढ़िए। उनको न्यूज़पेपर में पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर में कैसे समाचार पत्र लिखते हैं और कैसे समाचार पत्र छपते हैं। समाचार लेखन कैसे होता है ये न्यूज़पेपर में पढ़कर आप समझ सकते हैं। उसके बहुत सारे कॉलम भी। एक न्यूज़पेपर उठाइए, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे समाचार पढ़ लीजिए, तब आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि समाचार राइटिंग कैसे होता है। तो कल हम न्यूज़पेपर लेके आएंगे और समाचार, बहुत सारे समाचार आपको पढ़ के सुनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि न्यूज़ राइटिंग कैसे है। क्योंकि न्यूज़ राइटिंग का उदाहरण
समाचार पत्र से अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता। किताबों में उतना अच्छा नहीं जितना न्यूज़पेपर में होगा, इसलिए न्यूज़पेपर ला कर ही हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं परियोजना का, ये होते हैं परियोजना प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो तुम देखना तुम्हारे किताब के आखिरी में, लेसन के आखिरी, तुम्हारे किताब में बहुत सारे लेसन के आखिर में प्रोजेक्ट वर्क दिया होगा, विषय से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्य जो खोज करके आप लिखेंगे, जिसके लिए आपको खोज करना पड़ेगा। अपने परियोजना के रूप में दिए गए कार्य को अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में उसे व्यवस्थित रूप देकर लिख कर परियोजना विवरण या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। परियोजना व्यक्तिगत रूप से भी चुनी जा सकती है और सामूहिक रूप से भी। यह आवश्यक नहीं कि परियोजना का विषय भावना प्रधान ही हो। परियोजना तथ्यात्मक, समस्या प्रधान और ज्ञानात्मक भी हो सकती है। विषय चयन के बाद उसके बारे में चिंतन मनन कर रूपरेखा बना ली जाती है। परियोजना के अंतर्गत किन किन दृष्टियों से विचार विमर्श होगा, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, संदर्भ पुस्तकें, वेबसाइट कौन सी होंगी, अतः रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी, ये मदद ली जा सकती है। परियोजना के लिए आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, अन्य कोई रिपोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो परियोजना कैसे लिखी जाती है, देखो विषय चयन, सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय से जुड़ी प्रस्तावित गतिविधियाँ। तीसरा है सामग्री संचयन, समाचार पत्र की कथनें, आंकड़े, चित्र, साफ, ग्राफ आदि। फिर चौथा है क्रियाकलाप, एक्टिविटी। उसके बाद है चिंतन, मनन, विमर्श और निष्कर्ष। और छठवां है परियोजना विवरण, रिपोर्ट तैयार करना। आइए कोई एक विषय पर चुनकर देखिए। आपने अपने घर माँ की व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया, कब जागती है, कब सोती है, दिन भर क्या क्या काम करती हैं, कब खाली रहती हैं आदि के बारे में हमको कुछ ध्यान नहीं रहता है। आइए हम इसी विषय पर आप क्या बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं। शीर्षक है इसका माँ की व्यस्तता, माँ कैसे बिजी रहती है, माँ कैसे काम करती है। एक्टिविटी, एक सप्ताह माँ की व्यस्तताओं को देखें। एक हफ्ते तक आप अपनी माँ की हर एक्टिविटी को देखेंगे और उसका लेखा जोखा तैयार करेंगे। पत्र पत्रिकाओं से ली जाने वाली कुछ कर्तव्य इस विषय पर आपकी सहायता कर सकती हैं। घरेलू काम का विवरण, घरेलू साज सज्जा, कार्यालय कक्ष की सजावट आदि। गृहस्थी के कुछ विशेष बातें, टिप्स का आलेख, माँ पर कविता, सूक्तियाँ, कुछ भी गीत, कुछ भी लिख सकते हैं। माँ की व्यस्तताओं की सूची और उसका वर्गीकरण, माँ के बारे में दादा दादी, पिता जी की बातचीत, इंटरव्यू आदि। निष्कर्ष, समाधान, सुझाव आदि। उपयुक्त सभी बिंदुओं के आधार पर परियोजना लिखी जा सकती है। अब परियोजना कैसे लिखते हैं उसका एक नमूना दिया है, ये हम आपको पेज नंबर 220 में लिखा हुआ है। हम आपको संक्षेप में ये बताने जा रहे हैं। माँ की व्यस्तता, मानव जाति के होठों से निकला सुंदर शब्द है माँ। परियोजना, माँ की व्यस्तता। शीर्षक, परियोजना का समय 7+3 = 10 डे। परियोजना तैयार करने वाले का नाम मीनाक्षी, 8वीं B। निर्देशक श्रीमती रेणुका, सहायक हिंदी शिक्षिका। अब कैसे परियोजना लिखी जाती है उसका नमूना देखिए। प्रत्येक परिवार में माँ का विशिष्ट स्थान होता है। यहाँ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं।
परंतु यह विशिष्ट स्थान उसे मिलता है, मिलता कैसे है, वह परिवार के सदस्यों के लिए क्या क्या करती हैं, इस बारे में हमें पूरी जानकारी तक नहीं होती। सच तो यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि माँ सोती कब है, माँ जागती कब है। मैंने जब मित्रों से पूछा क्या उन्हें मालूम है कि उनकी माँ आराम कब करती है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। शायद उनमें से किसी ने माँ को आराम करते देखा ही ना हो। लगभग एक सप्ताह तक माँ की व्यवस्था को देखने, परखने और उनका लेखा जोखा रखने के बाद जो बातें सामने आई उन्हें इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। दैनिक व्यस्तताएं, साप्ताहिक व्यस्तताएं, आकस्मिक व्यस्तताएं, विशेष औरों की व्यस्तताएं। पेज नंबर 221। दैनिक व्यस्तताएं, डेली के काम, उठना, नित्यक्रम करना, पूजा पाठ करना, नाश्ता दिन और रात का नाश्ता, फिर दिन और रात का भोजन तैयार करना, घर की साफ सफाई, घर की साज सज्जा, दैनिक जीवन सामान, फल सब्जियां आदि खरीदना और उसके संभाल कर रखना। साप्ताहिक व्यस्तताएं, विशेष भोजन बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, सामाजिक कल्याण के कुछ काम करना, साप्ताहिक खरीदारी करना। आकस्मिक व्यस्तताएं, बीमार हो जाना, अतिथि का आना, अच्छी बुरी घटनाएं हैं आदि। विशेष अवसर, पार्टी, त्यौहार, सामाजिक कार्य, विशेष आयोजन, जन्मदिन वगैरह। अच्छा, तो टिप्पणी क्या है देखिए। उपयुक्त व्यस्तता मेरी माँ की जो पूरा समय परिवार के साथ बिताती है। किसी काम का जी माँ की व्यस्तताओं के में कुछ ज़्यादा अंतर हो सकता है। यही पाया गया है कि उपयुक्त व्यस्तताओं में ऐसा स्पष्ट विभाजन भी नहीं है कि एक दूसरे के संबंध ना हो। जैसे दैनिक व्यस्तताएं अन्य सभी व्यस्तताओं के साथ जुड़ी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इन कार्यों में केवल दादी ही उनकी सहायता करती हैं, बाकी लोग नहीं। दादी का इंटरव्यू लेने पर यह बात सामने आई कि माँ को व्यस्त रखने में हम दोनों भाई बहनों का भी बड़ा हाथ है। मैं 13 साल की हूँ और मेरा भाई 9 साल का। दादी का कहना है कि हमारे स्कूल चले जाने के बाद हमारा कमरा ठीक करने में माँ आधा घंटा लगा देती है। फिर दादी ने पूछा क्या तुम्हारी परियोजना का उद्देश्य पता लगाना है या समस्या ढूंढना भी है। मैंने कहा समाधान ढूंढना भी उद्देश्य है। ये जानकर दादी ने प्रसन्नता व्यक्त की और हम दोनों ने मिलकर कुछ समाधान ढूंढे जो इस प्रकार है। सभी सदस्य अपने निजी काम स्वयं करें, उन्हें माँ पर ना छोड़ें। हम भाई बहन अपने मुझे रुमाल, वेतरी, वस्त्र स्वयं धोएं। हम भाई बहन अपने मुझे रुमाल, वेतरी, वस्त्र स्वयं धोएं। अपना कमरा स्वयं व्यवस्थित करें। हम लोग अपने जूतों को पॉलिश भी स्वयं करें। साप्ताहिक धुलाई में बड़ी चादरें, लिनन आदि को छोड़कर शेष कपड़ों में भी वॉशिंग मशीन में धोई जा सकती हैं। चाय नाश्ता तैयार करने में हम सहायता करें। शाम को खाने के मेज पर भोजन लगाने में माँ की सहायता हम कर सकते हैं। और परिवार के सभी सदस्यों की एक बैठक होनी जरूरी थी, पर समस्या यह है कि माँ के पास समय ही नहीं, इसलिए सोचा गया कि खाने की मेज पर ही बातचीत की जाए। खाने की मेज पर दादी ने ही बात आरंभ की। सुनो, मनुष्य ने परिवार के बारे में कुछ सोचा है, आप लोग उसकी बातें ध्यान से सुनी। मनुष्य बोली, बोला मनुष्य। मैंने काम की बात से ही शुरू किया। माँ ने तय किया कि हम सप्ताह में एक दिन आपको भी आराम देंगे, आपको कामों में हम हाथ बटाएंगे। माँ ने पूछा, हम बोले तो? माँ कभी कभी मुंबईया हिंदी बोलती हैं। मैंने कहा, हम अर्थात दादी, दादा जी, पापा और मानो।
इसके बाद मैंने वह सारी योजना बता दी जो दादी के साथ मिलकर बनाई थी। सबको बता दिया कि उन्हें क्या क्या करना है। पापा ने मान लिया कि अपना काम करेंगे, और तो और मानो ने कहा मुझे जो काम करने के हैं मैं मुंशी दीदी से सीखकर जरूर करूँगा। माँ का विश्वास नहीं हुआ। दादी ने समझाया, देखो बहू, इन बच्चों को मौका नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, इन पर भरोसा रखो, मैं हूँ ना। पापा ने सहमति से सिर हिलाया। माँ कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। मुझे किसी का यह कथन याद आ गया, ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। तो माँ सेवा की, माँ प्रेम की, माँ ईश्वर की हैं, माँ त्याग की, बलिदान की हैं, माँ प्यार की, ममता की मूर्ति होती है। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा। तो देखिए, इस प्रकार ये परियोजना कार्य का एक छोटा सा नमूना है। तो जो कुछ हमने बताया है किताब में एक बार लिखा है, एक बार पढ़ के भी देखिए। दूसरी किसी किताब से भी इस संबंध में आपको कुछ मिलता है तो उसको भी आप पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। ये सब आपके लिए नया हो सकता है, धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन आप इसमें समझने की रुचि तो लें। क्या चीज़ है उसको समझने का प्रयास करो, इंटरेस्ट लो, तब वो तुमको अच्छे से समझ में आएगी। इस किताब में अलावा तुमको कहीं पर कुछ भी मिल सकता है। न्यूज़पेपर में प्राय सब चीज़ होता है। न्यूज़पेपर ज्ञान का साधन है, चाहे वो उड़िया पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश पेपर हो, चाहे वो हिंदी पेपर हो। पेपर हमारी पहली पाठशाला है। पेपर को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, दिल से पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें। पेपर हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। सब कुछ है पेपर में। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपनी ज़रूरत की हर चीज़, अपनी हर समस्या का समाधान आप पाएंगे। हम हिंदी के प्राय सारे समाचार पत्र हर रोज़ पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आज हमने आपको रिपोर्ट लिखना, समाचार लिखना और लिखना बताया। तो ये आपको किताब से एक बार पढ़ना है और समाचार पत्रों में से पढ़ना, जो ये सब विषय आपको वहाँ से जरूर मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए कुछ और बातें बता रहे हैं जो ध्यान से आपको सुननी है और समझनी है। अनुच्छेद लेखन के बारे में हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग एक अच्छा गुण है। आप हर दिन एक अनुच्छेद लिखने की कोशिश कीजिए। मीठी वाणी पर, स्वीट वॉइस पर लिखिए, प्रातःकाल का दृश्य में लिखिए, आधुनिक नारी पर लिखिए, शिक्षा का उद्देश्य पर लिखिए, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर लिखिए, विद्यार्थी के कर्तव्य ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स पर लिखिए, और होली की उपयोगिता पर लिखिए, मित्रता विषय पर लिखिए, वीरता पर लिखिए, देशभक्ति पर लिखिए, मेरा प्रिय खेल पर लिखिए। तो ये अच्छे विषय हैं जिन पर आप अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। आप यदि धीरे धीरे अभ्यास करेंगे अनुच्छेद से तो फिर आप धीरे से एक अच्छा निबंध भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद में 12-13 लाइन ही लिखना पड़ता है। एक पैराग्राफ अनुच्छेद लेखन मतलब एक पैराग्राफ, जिसमें बहुत ज़्यादा हुआ 10 लाइन। और इसमें जिस विषय पर आप लिख रहे हैं सोच विचार कर केवल उसी विषय के बारे में ही आपको लिखना है। अनुच्छेद हमेशा सीमित शब्दों में लिखा जाता है और इसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, पंक्चुएशन पर ध्यान दिया जाता है, शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और विषय से संबंधित होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मीठी वाणी का हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में अनुच्छेद लेखन लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखेंगे, नमूना बता रहे हैं।
कोयल मीठी और कौवा कर्कश वाणी के लिए संसार में पहचाने जाते हैं। यह बात मानव समाज में भी चिरकात होती है। मधुर वाणी में व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, अर्थात अपने प्रति आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वे हमारी वाणी से प्रभावित होकर हमारी बात मानने को विवश हो जाते हैं। हम जिनके प्रति मीठी वाणी का व्यवहार करते हैं वे हमारी वाणी से प्रभावित होकर हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाते हैं। मधुर वाणी को सुनकर मनुष्य पशु पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर वाणी भी ऐसी हो कि जो दूसरों को अपना बना ले, जिनको सुनने में अच्छा लगे। किसी की बोली से ही हम यह बात जान लेते हैं कि बोलने वाला सज्जन व्यक्ति है अथवा दुर्जन, क्योंकि सज्जन सदैव मीठी वाणी बोलते हैं जबकि दुर्जन सदैव कटु वाणी बोलते हैं। मीठे वचनों से हम अपना काम बना लेते हैं जबकि कटु वचनों से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मनुष्य को कुछ तो बोलने से पहले सोच समझकर मन के भीतर मनन करने के बाद बोलना चाहिए, यानी सोच कर बोलो। जो बोल रहे हैं सोच कर बोलो, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि तीर और तलवार का घाव तो भर जाता है परंतु कटु वचनों का घाव सदैव हरा रहता है, कभी नहीं भरता। यहाँ वाणी झगड़ों का कारण है, यही वाणी झगड़ों का कारण है। जैसे द्रौपदी के द्वारा कहा गया एक ही वाक्य कि अंधे का पुत्र भी अंधा, यह वाक्य दुर्योधन के हृदय में इस प्रकार लगा कि महाभारत के युद्ध का कारण बन गया। देखिए, एक वाणी ने महाभारत का युद्ध करा दिया। अंधे का पुत्र अंधा है, ये द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था और इससे जल कर दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध करा दिया, जो कि आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अतः संसार में जितने भी मीठी वाणी बोलने, अर्थात संसार में जिसने भी मीठी वाणी बोलनी सीख ली है, मानो उसने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये है अनुचिंतन का एक छोटा सा उदाहरण, मीठी वाणी, स्वीट वॉइस। तो ऐसा ही आपको प्रयास करना है। और तुम्हारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है तुम्हारे लिए अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो पहले क्वेश्चन में आता है। इसमें देखिए ऐसा गद्यांश बताइए जो कभी आपने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, देखा नहीं है, और इसमें एक 6-7 लाइन का पैराग्राफ गद्य है, अनसीन प्रोज पैसेज गद्य में दिया रहता है, और उसके पीछे में नीचे में 5 सवाल होते हैं। 5 सवाल में 2 सवाल ग्रामर से जुड़े रहते हैं। एक सवाल ये भी आता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, हत्या शब्द का अर्थ लिखिए, ग्रामर से, और मानव शब्द का विपरीत शब्द लिखिए, और लालसा शब्द का अर्थ लिखिए। ऐसे ग्रामर से जुड़े ऐसे शब्द प्राय आते हैं। तो एक छोटा सा नमूना हम आपको बता रहे हैं अनसीन पैसेज का, और उसके बाद कैसे सवाल परीक्षा में आते हैं वो भी बताने जा रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में इस विषय को अच्छी तरह समझ सको। तो सबसे पहले आपको जो हम बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज हम जिस ओर देखते हैं उस ओर विज्ञान का साम्राज्य दिखाई देता है। कभी जिस प्रकृति को अजय और रहस्यमय समझा जाता था, आज विज्ञान ने उस पर आधिपत्य जमा लिया है। विज्ञान ने इतनी अधिक सुख सुविधाएँ प्रदान की हैं कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही बदल गया है। आधुनिक युग में किसी भी देश की प्रगति का मूल्यांकन वहाँ की वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। मानव अपने जीवन को साधन संपन्न बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में विज्ञान का सहयोग आवश्यक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का देखो ये पैराग्राफ है अपठित गद्यांश। उसके नीचे देखो 5 सवाल भी हैं
क्या कैसे सवाल आते हैं देखो। पहला नंबर सवाल, विज्ञान का युग, किस युग को विज्ञान का युग कहा गया। दूसरा सवाल, अजय और रहस्य में किसे समझा जाता है। तीसरा सवाल, किसी देश की उन्नति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। चौथा सवाल, विज्ञान ने मानव को क्या क्या प्रदान किया है। अंत में पांचवा सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। ये शीर्षक जो होता है ना, हेडिंग, ये उस पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में वर्णन किया गया है वही उसका शीर्षक होता है। और शीर्षक हमेशा आरंभ में या अंत में। आपको ये लिखना बस, जैसे अभी हम जो पढ़े उसमें उसका उचित शीर्षक क्या होगा, विज्ञान का युग। समझ में। तो इस प्रकार आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और उसके नीचे प्रश्नोत्तर को लिखने का अभ्यास करना है। तो आज हम आपको इतना ही बताएंगे। कल एक नए विषय को लेकर हम आपके पास फिर आएंगे, फिर आपको समझाएंगे।